वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अप्लाइड फिजिक्स 1 जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर है। इससे संबंधित फिजिक्स लैब की अप्लाइड फिजिक्स 1 लैब। तो अप्लाइड फिजिक्स 1 लैब इसमें 10 एक्सपेरिमेंट्स हैं। 10 एक्सपेरिमेंट्स में कोई 6 परफॉर्म करने होते हैं पूरे सेमेस्टर के दौरान। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो अप्लाइड फिजिक्स की लैब है उसमें 10 एक्सपेरिमेंट सिलेबस में है, उसमें से कोई 6 स्टूडेंट्स को करने होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं इन पर बेस्ड वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनर द्वारा उनकी चर्चा करेंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट से संबंधित बातों की और चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले एक्सपेरिमेंट की ओर। एक्सपेरिमेंट 1, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, यानी जो हमारा एक्सपेरिमेंट सिलेबस में है एक्सपेरिमेंट 1। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है एग्जाम में, जो वाइवा लेते हैं एग्जामिनर, कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, या जो आपने प्रयोग किया है उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ऑब्जेक्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट 1 है उसका ऑब्जेक्ट है टू फाइंड रेडियस ऑफ वायर एंड इट्स वॉल्यूम एंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन वॉल्यूम बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। यानी किसी दिए गए तार की त्रिज्या भी ज्ञात करनी है, आयतन भी ज्ञात करना है, एवं आयतन में अधिकतम संभावित त्रुटि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज दोनों की सहायता से ज्ञात करना। यानी हम एक बार वर्नियर कैलिपर्स से तार की त्रिज्या और आयतन निकालेंगे और आयतन में अधिकतम संभावित त्रुटि, फिर यही सारी प्रक्रिया स्क्रू गेज के लिए करेंगे। स्क्रू गेज से तार का आयतन, तार की त्रिज्या और आयतन एवं आयतन में अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना करेंगे। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है। किसी दिए गए तार की त्रिज्या, आयतन एवं आयतन में अधिकतम संभावित त्रुटि, दो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज दोनों की सहायता से ज्ञात करना। तो ये हमारे पहले प्रैक्टिकल का उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी मापक यंत्र या यंत्र की अल्पतमांक क्या होता है। किसी यंत्र का अल्पतमांक क्या होता है, तो लीस्ट काउंट या अल्पतमांक। मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। यानी किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई न्यूनतम माप को ही उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा जो कम से कम माप उससे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मिलेगा, न्यूनतम माप, वो न्यूनतम माप उस इंस्ट्रूमेंट का अल्पतमांक लीस्ट काउंट कहलाता है। लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूले हैं। क्या फार्मूला है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट या अल्पतमांक, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन एट मेन स्केल, यानी वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन एट मेन स्केल, और इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स एट वर्नियर स्केल। अल्पतमांक का सूत्र है मुख्य पैमाने पर सबसे छोटे खाने का मान, यानी मुख्य पैमाना हम देखेंगे पहले, उस पर सबसे छोटा खाने का मान लिखेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स एट वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या। तो आइए इसकी डिटेल में स्टडी करें और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं वर्नियर कैलिपर्स, जिसको वर्नियर साहब ने 17वीं शताब्दी में बनाया हुआ था। तो वर्नियर कैलिपर्स है ये। इसमें लगभग 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का एक स्केल होता है। ये देख सकते हैं, 0 से शुरू होकर ये स्केल 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर तक जाता है। तो जो ये स्केल है इसको कहते हैं मुख्य पैमाना, मेन स्केल। यानी ये वर्नियर पैमाने पर जो चिन्ह बने होते हैं ये वाले, ये कहलाते हैं मुख्य पैमाना, मेन स्केल। और इस मेन स्केल के ऊपर एक स्लाइड करता हुआ भाग होता है। ये पूरा हिस्सा इस मुख्य पैमाने पर, ये पूरा हिस्सा मुख्य पैमाने पर, ये हमारा मुख्य पैमाना है, इस पर स्लाइड कर सकता है। तो जो स्लाइड करता हुआ दिखाई देगा, तो स्लाइड करते हुए भाग में हम देखेंगे 10 खाने, छोटे छोटे 10 खाने बने होते हैं। तो ये जो 10 खाने बने हैं छोटे छोटे स्लाइड वाले हिस्से पर, इसको कहते हैं वर्नियर पैमाना। तो इस तरह से 2 स्केल होते हैं वर्नियर कैलिपर्स में। मुख्य पैमाना एक पटरी की तरह होता है, स्केल की तरह, और
वर्नियर पैमाना, इसमें 10 खाने बने होते हैं जो कि मुख्य पैमाने पर ही उसके ऊपर चलते हैं। ये चलनशील अरेंजमेंट जो है उसके साथ ये वर्नियर पैमाना लगा होता है। तो इस तरह से ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स, इसमें 2 स्केल हो गए। अब इसका अल्पतमांक निकालना है, लीस्ट काउंट, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन एट मेन स्केल, मुख्य पैमाने पर एक छोटे खाने का मान। तो इसको देखते ही लग रहा है मुख्य पैमाने पर एक छोटे खाने का मान, जो सबसे छोटा खाना होगा उसका मान देख लेंगे हम। तो पटरी है, पटरी पर न्यूनतम सबसे छोटा खाना क्या होता है वो सभी जानते हैं, 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन या मुख्य पैमाने पर एक छोटे खाने का मान 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm, 0.1 सेंटीमीटर लिख देंगे। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन एट वर्नियर स्केल, वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या। तो वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या यहाँ 10 है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक आ गया 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट लेंगे हम स्क्रू गेज। स्क्रू गेज यू टाइप का होता है, इसमें एक हैंडल होता है और स्क्रू गेज में जो स्केल होते हैं वो स्क्रू यहाँ बने होते हैं। ये हमारा मेन स्केल हो गया और जब हम रैचेट की सहायता से इसको ओपन करेंगे इस गोल हिस्से को तो हमारा मुख्य पैमाना बाहर निकलेगा। तो मुख्य पैमाना जितना दिखाई दे रहा है अगर इसको पूरा कस देंगे तो ये मुख्य पैमाना हमारा नहीं दिखाई देगा और जब जितना ही ओपन करेंगे उतना ही हमारा मुख्य पैमाना दिखाई देगा। मेन स्केल यहाँ भी देखेंगे एक पटरी की तरह है। तो पटरी में हम जानते हैं जो न्यूनतम माप है वो 1 mm यानी 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर होती है। और हम वर्नियर पैमाने पर, वर्नियर पैमाना ये है, वर्नियर पैमाना भी कहते हैं इसको, सर्कुलर स्केल यानी वर्नियर स्केल और सर्कुलर स्केल दोनों एक ही हैं। तो इस पर हम खानों की संख्या देखेंगे, कुल खानों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स एट वर्नियर स्केल। तो ये खानों की संख्या 100 है इस पर, तो 100 से डिवाइड कर देंगे और इसका लीस्ट काउंट मिल जाएगा। मुख्य पैमाने पर एक खाने का मान 0.1 सेंटीमीटर और इसको 100 से डिवाइड किया तो 0.001 सेंटीमीटर, यानी ये वर्नियर कैलिपर्स की अपेक्षा 10 गुना कम लीस्ट काउंट या अल्पतमांक रखता है स्क्रू गेज। तो इस तरह से हमारा स्क्रू गेज का अल्पतमांक निकल गया 0.001 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट लेंगे स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर यानी गोलाई मापी, इसकी सहायता से हम किसी भी कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। इसमें 2 स्केल हैं, ये मेन स्केल ये दिखाई दे रहा है, मेन स्केल एक पटरी है जो कि दिखाई दे रहा है। तो पटरी में हम देखेंगे जो न्यूनतम माप है वो 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर होती है, उसको ऊपर लिख देंगे। और नीचे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन एट वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल ये जो डिस्क है हमारी, इस पे वर्नियर स्केल बने होते हैं। तो इस डिस्क पर कुल खानों की संख्या को हम काउंट कर लेंगे, वो सीधे सीधे दिखाई देंगे। ये इसमें 100 खाने या 100 डिवीजन्स बने हुए हैं। तो इस तरह से वर्नियर स्केल पर कुल खानों की संख्या 100 है, 100 से हमने डिवाइड कर दिया तो अगेन इसका लिस्ट काउंट वही आया जो स्क्रू गेज का था, 0.001 सेंटीमीटर। स्फेरोमीटर का लिस्ट काउंट अल्पतमांक आ गया। तो इस तरह से ये 2 इंस्ट्रूमेंट हमारे स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर सेम लिस्ट काउंट या सेम अल्पतमांक के हैं, 0.001 सेंटीमीटर, और हमारे वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर। तो आगे देखते हैं हम वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से जिस भी वस्तु का डायमीटर मेजर करना होता है तो उसको हम इन वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों के बीच में रखते हैं और हम इधर जो स्लाइड वाला पेच है उसकी सहायता से इस वस्तु को इसमें फंसा देंगे। तो इसके बाद हम रीडिंग पढ़ेंगे। रीडिंग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, दोनों जबड़ों के बीच में जो हमारी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसको फंसाने के बाद अगर इस तरह की सिचुएशन मिल रही है, यहाँ देख रहे हैं हम 1 सेंटीमीटर है मुख्य पैमाने का, 1 सेंटीमीटर के आगे देख रहे हैं ये वर्नियर पैमाने का 0 है। तो वर्नियर पैमाने का 0 जहां भी मुख्य पैमाने के सामने जाएगा उसके जस्ट पहले वाली रीडिंग पढ़ेंगे। तो ये 0 जहां है उसके जस्ट पहले वाली 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर हमारा मेन स्केल पर रीडिंग हो गई। और
1 सेंटीमीटर को हम ए कह देंगे अब, यानी मुख्य पैमाने पर मान, और ये जो हमारा मुख्य पैमाने पर वैल्यू है MSD, यहाँ बुक में MSD लिखा है तो MSD पढ़ देंगे। MSD की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो गई। फिर हम देखेंगे कि वर्नियर पैमाना और मुख्य पैमाने पर कौन सा खाना आमने सामने है, तो वहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन बन रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देख लेंगे ये मैच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच है। ये जो फिफ्थ 5वां खाना है ये पूरी तरह से आमने सामने है, मुख्य पैमाने का वर्नियर पैमाने का आमने सामने है, यानी वर्नियर पैमाने का जो 5वां खाना है ये मुख्य पैमाने के किसी खाने के एकदम सामने है। तो इसी वैल्यू को हम पढ़ लेंगे। वर्नियर पैमाने पर जो खानों की संख्या हो गई वो 5 हो गई, तो 5 से लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुख्य पैमाने पर खाने का मान MSD 1 सेंटीमीटर, VSD वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला चिन्ह या खाना वो 5 है, तो उसको अल्पतमांक से मल्टीप्लाई करेंगे, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके, और मेन स्केल में हम जोड़ देंगे मुख्य पैमाने पर वैल्यू को। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 और 1 सेंटीमीटर में जोड़ेंगे 1.05। तो ये हमारी वैल्यू हो गई जिसको हम वर्नियर कैलिपर्स से जो हमारा व्यास या डायमीटर ज्ञात करना था, तो ये डायमीटर मिल गया, इसका आधा कर देंगे तो हमारी रेडियस मिल जाएगी उस सर्कुलर ऑब्जेक्ट की। इसी तरह से स्क्रू गेज से मेजरमेंट के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम अपनी ऑब्जेक्ट को फंसाएंगे। किसी तार का व्यास निकालना हो तो इस तार को इसके बीच में फंसाएंगे और इस हैंडल की मदद से हम रैचेट की मदद से इतना कसेंगे कि ये रैचेट फ्रीली घूमने लगे और ये सर्कुलर जो भाग है ये ना घूमे। तो जब ऑब्जेक्ट इसमें वायर फंसा लेंगे तो हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो हम देखते हैं मेन स्केल पर जो खाना दिख रहा है उतना रीडिंग पढ़ लेंगे। तो 5 mm दिख रहा है मेन स्केल पर, तो 5 mm या 0.5 सेंटीमीटर ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई, तो उसको लिख लेंगे 0.5 सेंटीमीटर या 5 mm मेन स्केल की रीडिंग हो गई। जितना दिखेगा उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और इसके बाद मेन स्केल का जो ये लाइन है इसके सामने वर्नियर का जो खाना रहेगा उसको पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर देख रहे हैं 57 ही मैच कर रहा है, 50 यहाँ है, 55, 57। तो इस तरह से 57 को लीस्ट काउंट से यानी अल्पतमांक से मल्टीप्लाई करके हम मुख्य पैमाने में जो मान मिला है उससे जोड़ेंगे। तो 57 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.057 सेंटीमीटर और इसको 0.5 सेंटीमीटर, जब ऐड करेंगे 0.557 सेंटीमीटर ये हमारा इस वायर का जो इसमें लगा हुआ है उसका व्यास आ गया। तो डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट हम इसी तरह से निकालेंगे, मुख्य पैमाने पर दिखने वाले खाने की संख्या पढ़ लेंगे। तो ये हमारा मान मिल गया, मुख्य पैमाने पर मान जो भी दिख रहा है, और ये मेन स्केल के सामने ये जो लाइन है इसके सामने वर्नियर स्केल पर या गोल पैमाने पर जो भी खाना रहेगा उसकी संख्या पढ़कर हम उसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके अल्पतमांक से और उस मेन स्केल की रीडिंग में सीधे जोड़ देंगे। तो हमारा ये दिए गए ऑब्जेक्ट का व्यास निकल आएगा डायमीटर, और फिर इसको आधे से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेडियस उस ऑब्जेक्ट का निकल जाएगा। इसके अलावा भी और चीज़ें की गणना करेंगे, जैसे जीरो एरर, शून्य त्रुटि या जीरो एरर क्या है? इफ वी मैच और टच with each other the both jaw of vernier calipers. If we match or touch the both jaw of the vernier calipers and there is no non-zero reading in vernier calipers, then this is called zero error. यदि हम वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़े आपस में सटा दें तो जो जबड़ों के बीच में गैप था ये जॉ इनको आपस में मैच कर दिया, तो यहाँ पर अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब 0 डायमीटर की ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है। तो हमारे वर्नियर कैलिपर्स पर भी 0 रीडिंग शो होनी चाहिए। यदि हम वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़े आपस में सटा दें, मिला दें, तो और वर्नियर कैलिपर्स पर अशून्य मान प्रदर्शित हो रहा है, यानी एक्चुअल में ये 0 व्यास होना चाहिए लेकिन वर्नियर कैलिपर्स 0 नहीं दिखा रहा है,
तो ये जो नॉन जीरो वैल्यू आ रही है यही जीरो एरर या शून्य त्रुटि कहलाती है। यानी जीरो व्यास को वो नॉन जीरो व्यास कह रहा है, तो ये जो एरर आ गई हमारी ये शून्य त्रुटि जीरो एरर कहलाती है। इसको देखने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़े आपस में मैच कर देंगे। मैच करने के बाद देखेंगे कि हमारा वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ जा रहा है। वर्नियर स्केल का जीरो असल में जीरो पर नहीं जा रहा है, तो ये सिचुएशन हो गई, जीरो से पहले आ जा रहा है। तो इस केस में हम इसके पहले वाली वैल्यू लिखेंगे, ये -0.1 आ गया हमारा वैल्यू, और प्लस, और देखेंगे कौन से वर्नियर और मेन स्केल के खाने आमने सामने हैं। तो जो खाना आमने सामने है ये वाला है, तो हमने 7वां खाना देख लिया मैच कर रहा है आप आमने सामने, तो 7 इंटू लीस्ट काउंट, इससे मल्टीप्लाई करके हम और इसमें घटा देंगे तो हमारा माइनस में जीरो एरर आएगा। तो इसको कहते हैं निगेटिव जीरो एरर या ऋणात्मक शून्य त्रुटि। और फिर पॉजिटिव जीरो एरर भी आ सकता है, धनात्मक शून्य त्रुटि। उसमें हमारा जो वर्नियर का जीरो है ये मेन स्केल के जीरो के बाद आएगा। तो इस केस में हम वही सिचुएशन, मेन स्केल की रीडिंग हमारी जीरो हो गई, इस वर्नियर के जीरो के जस्ट पहले वाली रीडिंग पढ़ते हैं तो जीरो हो गया मेन स्केल की रीडिंग, और जो खाना आमने सामने मैच हो रहा है उसकी रीडिंग पढ़ के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके जीरो में जोड़ देंगे तो हमारा ये शून्य त्रुटि पॉजिटिव जीरो एरर या धनात्मक शून्य त्रुटि मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने पहले केस में निगेटिव जीरो एरर या ऋणात्मक शून्य त्रुटि कैलकुलेट की है। तो ऋणात्मक शून्य त्रुटि इसकी वैल्यू 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, तो 0.07 और ये -1 में ऐड होगा, यानी घट जाएगा, तो -0.03 सेंटीमीटर पहले केस में आ गया ये जीरो एरर हमारी। दूसरे केस में जीरो एरर 6 को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया और जीरो में ऐड किया तो यही आ गया 0.06 सेंटीमीटर। ये हमारी शून्य त्रुटि आ गई। शून्य त्रुटि असल में वर्नियर का जीरो जहां होना चाहिए वो नहीं है, तो इस केस में हम जीरो एरर को जब हम एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू हमारी है, जो हमारा मापित मान है, उसमें से जीरो एरर यानी शून्य त्रुटि को हम घटाएंगे तभी हमारा वास्तविक मान मिलेगा। तो क्यों घटाएंगे ये रीजन देख लेंगे। इस केस में जब हमारी जीरो एरर निगेटिव है तो एक्चुअल में वर्नियर का जीरो यहां पर है, तो एक्चुअल में हमारा जो मेन स्केल है उसका जीरो यहां प्रदर्शित हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये जो इतना डिफरेंस है, ये डिफरेंस, इस डिफरेंस के बराबर की वैल्यू हमेशा ज्यादा मापी जाएगी। जब भी वर्नियर कैलिपर्स का यूज करेंगे तो इतना डिफरेंस हमेशा रह जाएगा मापन में। तो जब भी हम मापन करेंगे तो इस डिस्टेंस को भी ऐड करेंगे बार बार, तो इतनी डिस्टेंस ऐड करनी है। चूंकि इसमें नेगेटिव मान पहले से ही है इसलिए हम इतनी डिस्टेंस घटाएंगे तो ये प्लस आ जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो इतना हमें जोड़ना ही है। इसी तरह से पॉजिटिव जीरो एरर के केस में हम इतनी रीडिंग हमेशा मिस करेंगे, इतना पार्ट हम हमेशा मिस करेंगे जब भी मेजरमेंट करेंगे। तो इस पार्ट को एडजस्ट करने के लिए हम घटाएंगे, तो इतना पार्ट हम हमेशा ज्यादा मेजर करेंगे। तो एक्चुअल जीरो यहां पर है, तो एक्चुअल जीरो को कंपनसेट करने के लिए इस पार्ट को हम हमेशा घटाएंगे, धनात्मक शून्य त्रुटि को। और यहां पर एक्चुअल जीरो हमारा यहां इस वाले पॉइंट पर है और वर्चुअल जीरो यहां पर है, तो इतना पार्ट एडजस्ट करने के लिए हम हमेशा इसको जोड़ेंगे। तो ये तभी आएगा जब हम मेजर्ड वैल्यू में से जीरो एरर घटाएंगे। मेजर्ड वैल्यू में से जीरो एरर घटाएंगे तो जो ऋणात्मक हमारी शून्य त्रुटि है ये घट जाएगी मतलब जुड़ जाएगी, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। ठीक, और फिर इस केस में हम क्या करेंगे, दूसरे केस में ये जीरो एरर हमारी घट जाएगी, तो शून्य त्रुटि के कारण हमारा जो मापित मान है वो एक्चुअल वैल्यू इस मेजर्ड वैल्यू से कम आ जाएगी। तो इस केस में हमारी एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से कम आएगी। तो इस तरह से हम जो भी हमारा मापित मान है, मेजर्ड वैल्यू है, उसको जीरो एरर से करेक्शन करते हैं, तब हमारा एक्चुअल वैल्यू या वास्तविक मान निकलता है।
इतना सब करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन वॉल्यूम मेजरमेंट। आयतन मापन में अधिकतम संभावित त्रुटि। तो अधिकतम संभावित त्रुटि निकालने के लिए हम पहले फार्मूला लिखेंगे और फिर लॉग लेकर डिफरेंशिएट करके और फिर न्यूमरेटर के नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करेंगे तो हमारा यह फार्मूला आ जाएगा। और फिर इस फार्मूले में हम अधिकतम संभावित त्रुटि इन वॉल्यूम यानी आयतन मापन में अधिकतम संभावित त्रुटि डेल्टा वी की गणना करनी है। तो वी को हम राइट साइड ले आएंगे तो ये हमारा आयतन में अधिकतम संभावित त्रुटि आ जाएगी, जहां की अगर हमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो इस टर्म को कैलकुलेट करेंगे, यानी यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो परसेंटेज एरर निकल जाएगी। और ये जो डेल्टा आर है ये अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस, त्रिज्या के मापन में अनिश्चितता, यानी हमारी त्रिज्या जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो रही है उसका अल्पतमांक होता है, ये लीस्ट काउंट होता है। इसी तरह से डेल्टा एच लंबाई के मापन में अनिश्चितता, यानी तार की लंबाई मेजरमेंट में अनिश्चितता। तो इस अनिश्चितता को निकालने के लिए हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट से तार की लंबाई मेजर किया है उसका अल्पतमांक लिखेंगे यहां पर। तो ये आयतन में होने वाली अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास क्यूबॉइड है, घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो उसके आयतन में होने वाली अधिकतम संभावित त्रुटि इस फार्मूले से निकाली जाएगी, डेल्टा एल अपान एल डेल्टा बी अपान बी प्लस डेल्टा एच अपान एच इंटू वी। तो इस फार्मूले से ये अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच। व्हाट इज पिच और चूड़ी अंतराल। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्पैंडल इन वन रिवोल्यूशन। पिच ऑफ स्क्रू गेज इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्पिंडल इन वन रिवोल्यूशन, यानी गोल पैमाने द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। स्पिंडल द्वारा एक चक्कर करने में चली गई दूरी को पेच मापी का पिच कहलाता है, यानी गोल पैमाने द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी ही पिच होती है। हम जानते हैं कि गोल पैमाने जो भी दूरी चलता है वो किसी पेंच के पिच पर होती है, पेंच के चूड़ी पर होती है। तो दो चूड़ियों के बीच का जो अंतराल होता है वही पिच ऑफ स्क्रू गेज या पेच मापी का चूड़ी अंतराल होता है। तो दो चूड़ियों के बीच की जो गैप होता है वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm होता है। यानी हम गोल पैमाने को पूरा एक चक्कर घुमा दें तो 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm ही उसमें आता है रीडिंग। और इसी तरह से स्फेरोमीटर के केस में ये करेंगे, स्फेरोमीटर की जो डिस्क है वो पूरा एक चक्कर घुमाई जाए तो वो मुख्य पैमाने पर जो दूरी आएगी वो आएगी 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। यही इसका पिच होता है या चूड़ी अंतराल होता है। अब आते हैं वन एरर पर, बैकलैश एरर। बैकलैश एरर या पिछड़ त्रुटि। तो बैकलैश एरर क्या होती है? जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट को जो चूड़ियों पर बना होता है तो उसमें बैकलैश एरर आती है। बैकलैश एरर इज द एरर दैट अकर व्हाइल वी आर मूविंग स्क्रू ऑफ स्क्रू गेज इन वन डायरेक्शन एंड सडनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी मूविंग इन अनदर डायरेक्शन। जब पेच मापी के पेच को मापन करते समय एक दिशा में घुमाया जाता है तथा अचानक ही दूसरी दिशा में घुमा देते हैं, यानी एक दिशा में हम घुमा रहे हैं तो इस तरह से घुमा रहे हैं और फिर इसके बाद हमें नहीं सही लगा तो हमने दूसरी दिशा में इस तरह से घुमाना शुरू किया, यानी हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करें। तो इससे क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने से तुरंत वो दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, केवल हमारा हाथ से जो हम मूव कराते हैं वही मूव कराता है। एक्चुअल में पैमाने पर यानी चूड़ी पर कोई मूवमेंट नहीं होती है। कुछ थोड़ी सी या थोड़े समय बाद वो मूव करना शुरू करता है, उल्टा रिवर्स मूव करना शुरू करता है। ये जो लैग है मूव करने का यही बैकलैश एरर कहलाता है। तो यानी हम जब भी स्क्रू गेज को घुमा रहे हैं एक डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये जो गैप आ रहा है घुमाने का है, हमारा तो ऊपर वाला हिस्सा घूम रहा है एक्चुअल में, लेकिन
अंदर से जो चूड़ी से संबंधित हिस्सा है वो नहीं घूमता है। इसके कारण एरर आ जाती है हमारी, ये कहलाती है बैकलैश एरर। यानी इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैकलैश एरर रिमूव करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, जब भी हमें दूसरे एक डायरेक्शन में घुमा रहे हैं इसको स्क्रू गेज को, तो उसी डायरेक्शन में हमेशा घुमाते रहना चाहिए और उसी डायरेक्शन में ही घुमा के रीडिंग लेनी है। अगर बाई चांस हमें दूसरे डायरेक्शन में घुमाना है तो दूसरे डायरेक्शन में काफ़ी दूर तक हम घुमाते रहेंगे, उसको घुमाने के बाद फिर से पहली वाली डायरेक्शन में घुमाएंगे और फिर आके हम रीडिंग लेना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमारी बैकलैश एरर रिमूव हो जाएगी। अगर हम दूसरी डायरेक्शन में थोड़ा सा घुमा के फिर उसको पहली डायरेक्शन में घुमाएंगे और रीडिंग लेना शुरू करेंगे तो इसमें एरर आएगी। हम दूसरी डायरेक्शन में काफ़ी दूर तक उसको घुमाएंगे, काफ़ी दूर तक घुमाने के बाद फिर पहली डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो पहली डायरेक्शन में घुमाने से हम बैकलैश एरर को रिमूव कर सकते हैं। यही दो मेथड हैं, या तो हम एक ही डायरेक्शन में हमेशा घुमाते रहें और रीडिंग लेते रहें, या अगर हमें दूसरी डायरेक्शन में घुमाने की ज़रूरत है तो हम दूसरी डायरेक्शन में काफ़ी दूर तक घुमा के फिर अपनी पहली डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो इससे क्या होगा, बैकलैश एरर इसको पेच मापी की हमारी या स्क्रू गेज की वो दूर हो जाएगी। तो एक्चुअल में बैकलैश एरर हमारी जो चूड़ियों के बीच में गैप होता है, अंतराल होता है, वही बैकलैश एरर का कारण होते हैं। तो एक डायरेक्शन में हम घुमा रहे हैं तो चूड़ियाँ आपस में सटी हुई हैं, जो घूमने वाले इंस्ट्रूमेंट है, ऊपर का सिलेंडर है और जो अंदर का पेच है, वो दोनों एक साथ घूमते हैं। जैसे ही हमने रिवर्स डायरेक्शन में शुरू किया घुमाना तो ऊपर वाला सिलेंडर तो घूम रहा है, लेकिन नीचे वाली चूड़ियाँ पेच की वो नहीं घूमती हैं। इस कारण से ये बैकलैश एरर आती है। वो जो ऊपर वाली ड्रम की चूड़ियाँ हैं वो घूमती रहती हैं, फिर उसके कुछ देर बाद हमारी नीचे वाली चूड़ियाँ स्क्रू की वो घूमना शुरू होती हैं। इस कारण से हमारा बैकलैश एरर रहेगा। बैकलैश एरर को रिमूव करने का मेथड बता दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। सिंपल पेंडुलम, इसमें एक मेटेलिक बॉल लेते हैं जिसको बॉब कहते हैं, गोलक। तो ये बॉब मेटल का एक गोला होता है जो कि बहुत भारी होता है, यानी हाई डेंसिटी का एक गोला लेंगे। उसमें एक हुक लगा होता है। हुक के साथ हम एक भारहीन धागा, वेटलेस, जिसकी लंबाई न बढ़ सके धागे की, उसके साथ इस बॉब को बांध के हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यानी निलंबन बिंदु से इसको बांध कर हैंग कर देते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ हमारा बॉब, हुक एंड ये स्ट्रिंग विथ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये अरेंजमेंट कहलाता है सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। और इसकी इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई हम बॉब के सेंटर यानी गुरुत्व केंद्र से लेंगे। तो बॉब के सेंटर से हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से धागा फ्री हुआ है, लटका हुआ है, वहां से हम बॉब के गुरुत्व केंद्र से पूरी डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये कहलाती है इस सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई। तो इसमें इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रभावकारी लंबाई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हुक सहित धागे की लंबाई, तो यानी हुक सहित धागे की लंबाई निकाल लेंगे। और फिर बॉब की रेडियस रह जाती है इसमें एक्स्ट्रा, तो इस बॉब की रेडियस यानी बॉब की त्रिज्या, गोलक की त्रिज्या निकाल कर और हुक सहित धागे की लंबाई में जोड़ेंगे तो हमारा इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावकारी लंबाई इस सरल लोलक की मिल जाएगी। सबसे पहले आप देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट, इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या है, टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम। यानी सरल लोलक की सहायता से पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय जी का मान ज्ञात करना। तो सरल लोलक एक मीडियम है जिसकी सहायता से हम पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें ध्यान देंगे, हम जो गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कर रहे हैं ये पृथ्वी के कारण पृथ्वी की सतह पर कितनी वैल्यू आएगी। ये गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है और कहां पर होता है, पृथ्वी की सतह पर, और वो सरल लोलक की सहायता से निकाला जा रहा है। और फार्मूला यूज करेंगे टाइम पीरियड सरल लोलक के आवर्तकाल का, T=2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और
हम क्या करेंगे, सरल लोलक को, ये जो सिंपल पेंडुलम है बॉब को हम इसकी मीन पोजीशन डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे। थीटा डिग्री पर हम इसको खींचते हैं तो mg नीचे की ओर काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और mg cos थीटा रस्सी की दिशा में काम कर रहा है, तो ये हो गया mg cos थीटा, और mg sin थीटा। mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि इस बॉब को उसकी इनिशियल स्टेट यानी मीन पोजीशन में ले जाने का प्रयास करता है। तो यहां पर जो फार्मूला है t इक्वल टू 2π√L/g, ये फार्मूला, इसमें L क्या है, प्रभावकारी लंबाई इफेक्टिव लेंथ होती है, और g गुरुत्वीय त्वरण है। तो आवर्तकाल का फार्मूला, ये जो फार्मूला है ये थीटा के अधिकतम मान 8 डिग्री यानी 8 डिग्री से कम वैल्यू के लिए ही वैलिड है। 8 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो ये हमारा फार्मूला इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको हमेशा 8 डिग्री से कम ही खींचते हैं ताकि हमारा ये फार्मूला वैलिड रहे। इस केस में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है और ये फार्मूला वैलिड हो जाता है। तो साइन थीटा की वैल्यू, थीटा को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 8 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो थीटा के बराबर हो जाएगी। तो 0 से 8 डिग्री तक थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर होती है, इसके बाद ये बराबर नहीं रहती है। तो फिर हम थीटा की वैल्यू 8 डिग्री यानी 8 अंश से कम ही रखेंगे हमेशा, तभी हम सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो हमारे सिंपल पेंडुलम के दोलनों के आयाम इतने होने चाहिए कि सिंपल पेंडुलम एक तरफ 8 डिग्री से ज्यादा का एंगल पार ना करे, नहीं तो फिर हमारा फार्मूला इनवैलिड हो जाएगा। और इसको हम इस फार्मूले को जी के लिए सॉल्व करेंगे स्क्वायर करके, और फिर जी के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जी इक्वल टू 4π² और फिर हम इससे जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला LT⁻⁻2 जो एक्सेलरेशन का होता है। हम जानते हैं कैपिटल जी बाई स्मॉल जी में क्या संबंध होता है, स्मॉल जी इक्वल टू जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ME मास ऑफ अर्थ अपॉन RE स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के। और पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाएंगे तो ये फार्मूला पृथ्वी तल के लिए है, अर्थ सरफेस पर है, और ये जो जी की वैल्यू है ये पृथ्वी तल पर है। अगर हम पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाते हैं एट हाइट एबव अर्थ सरफेस, देन जी डैश इक्वल टू G/1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर, जहां H हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी तल से ऊंचाई H है। तो पृथ्वी तल से जितना ऊंचाई पर जाते जाएंगे ये टर्म उतना ही ज्यादा होता जाएगा, 1 प्लस H/RE उतना ही ज्यादा होता जाएगा, और 1 से ग्रेटर वाले टर्म को से डिवाइड करेंगे इसमें तो ऑलवेज ये कम ही मिलेगा। तो इस तरह से पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। इसी तरह से डेप्थ पर जाने का जो फार्मूला है, पृथ्वी तल से गहराई पर जाने पर G डैश इक्वल टू G1 माइनस H/RE। तो यहां भी G की वैल्यू हाइट यानी पृथ्वी तल से गहराई पर जाने पर घटती है और सेंटर पर जाके 0 हो जाती है। अर्थ के केंद्र पर यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू 0 होती है, और केंद्र से जैसे जैसे आएंगे गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, अर्थ सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगी। यानी पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G होता है जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाएं तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, गहराई में जाएं तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता ही है। इस तरह से द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेज ऑन गोइंग हाइट अबव अर्थ सरफेस एंड डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता ही है। गुरुत्वीय त्वरण का मान में कमी आएगी तो इस कारण से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज, यानी सरल लोलक का आवर्तकाल इस कारण से बढ़ेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान घट रहा है तो सरल लोलक का आवर्तकाल हमेशा बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारा सिंपल पेंडुलम अगर अर्थ सरफेस से ऊंचाई पर ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल यानी एक चक्कर लगाने में लगा समय वो बढ़ जाएगा। और फिर अर्थ सरफेस पर ट्रैवल करें। अर्थ सरफेस पर ट्रैवल करने पर हम ये जानते ही हैं कि ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है पोल्स पर, और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ज्यादा होती है।
लेकिन ये डिफरेंस बहुत मामूली सा है। लगभग त्रिज्या में जो अंतर है वो 21-22 किलोमीटर का है। तो ये 21 किलोमीटर जो डिफरेंस है त्रिज्या में, उसके कारण गुरुत्वीय त्वरण की मान इस पर भूमध्य रेखा पर बहुत थोड़ा सा कम होता है और ध्रुवों पर त्रिज्या कम होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। तो इस तरह से ये वेरिएशन है। पोल्स पर हमारे नॉर्थ और साउथ पोल पर गुरुत्वीय त्वरण मैक्सिमम होता है क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या कम होती है और भूमध्य रेखा पर त्रिज्या अधिकतम होती है। तो इस कारण से यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। तो अर्थ सरफेस पर न्यूनतम यानी मिनिमम भूमध्य रेखा पर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान और अधिकतम पोल्स पर होता है और बाकी जगह पर इसकी इंटरमीडिएट वैल्यू होती है। फिर भी ये वेरिएशन बहुत ही माइनर है। शेप ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के आकार के कारण ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण में होने वाला परिवर्तन। इसी तरह से पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ सरफेस, अगर पृथ्वी कोणीय वेग ओमेगा से रोटेट कर रही है, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करेगी यानी पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है हमेशा अपनी घूर्णन अक्ष, जो कि नॉर्थ साउथ से पास होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये ओमेगा कोणीय वेग से पृथ्वी घूर्णन कर रही है या रोटेशन कर रही है। तो ड्यू टू रोटेशन घूर्णन गति के कारण देखेंगे जी डैश इक्वल टू किसी पॉइंट पी पर जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होगी जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। तो ये ओमेगा पृथ्वी की घूर्णन गति से आएगा और लेमडा जो एंगल आएगा वो भूमध्य रेखा से मेजर किया जाएगा। तो इस तरह से उसका कॉस का स्क्वायर उसको ओमेगा स्क्वायर और आर ई से मल्टीप्लाई करेंगे और जी में से घटाएंगे तो हमारा जी डैश इस पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू मिलेगी। तो देख रहे हैं भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर लैम्डा कितना हो गया 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो ये 1 हो गया। तो जो घटने वाला टर्म है इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई। तो इस कारण से भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर जी की वैल्यू मिनिमम हो गई ड्यू टू रोटेशन यानी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। और पोल्स पर लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 0 हो गया। इस कारण से जी डैश इक्वल टू जी, यानी घूर्णन का ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पृथ्वी की घूर्णन गति का ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता गुरुत्वीय त्वरण में और भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है। इस कारण से गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू मिनिमम होती है ड्यू टू रोटेशन यहाँ पर भूमध्य रेखा पर और मैक्सिमम होती है पोल्स पर। तो ये ओवरऑल वेरिएशन हो गया गुरुत्वीय त्वरण का। अब आते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो सरल लोलक की गति होती है वो क्या होती है? मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम जिसको शॉर्ट में कहते हैं। सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति होती है। सरल आवर्त गति के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम में पहली चीज कोई भी ऑब्जेक्ट दोलन करनी चाहिए, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करनी चाहिए, यानी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पॉइंट। किसी मध्यमान बिंदु के इधर उधर गति होनी चाहिए और उस गति में जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम डिस्प्लेसमेंट, यानी जो उस ऑब्जेक्ट का त्वरण है वो विस्थापन के निगेटिव साइन के सदैव प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये दो शर्तें हो गई। क्या क्या? पहली, किसी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करनी चाहिए वस्तु को और साथ ही साथ उसका एक्सेलरेशन यानी उसका त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए और विपरीत दिशा में होना चाहिए। ये नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से कोई भी ऑसिलेशन जो जिसमें एक्सेलरेशन या त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है और विपरीत दिशा में है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। तो सरल लोलक की गति सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और फिर इसके बाद सरल लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल, यानी धागे की लंबाई पर यानी प्रभावकारी लंबाई पर निर्भर करता है। तो ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस, यानी धागे की लंबाई हम बढ़ाते हैं तो सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ता है, क्योंकि लेंथ बढ़ाने पर टी बढ़ेगा क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, यानी सेकंड लोलक का आवर्तकाल। ऐसा
सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, यानी जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, उसको सेकंड पेंडुलम यानी सेकंड लोलक कहते हैं। तो 2 सेकंड आवर्तकाल वाले या टाइम पीरियड वाले सिंपल पेंडुलम हमारे सेकंड पेंडुलम कहलाते हैं, सेकंड लोलक। और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/t, टी है 2 सेकंड, डिवाइड करेंगे 0.5 हर्ट्ज। तो इस तरह से हमारे सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज। और हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ, प्रभावकारी लंबाई क्या आएगी, टी की वैल्यू 2 सेकंड है, इसमें रखेंगे, जी की वैल्यू 9.8, तो एल ही अननोन क्वांटिटी है, एल की वैल्यू निकलेगी, एल की वैल्यू निकलती है 99.4 यानी 99.4 सेंटीमीटर आती है, या 0.994 मीटर। ये प्रभावकारी लंबाई यानी लगभग 1 मीटर लंबा होता है सेकंड पेंडुलम। यानी हमारा सिंपल पेंडुलम ऐसा ले लें जिसकी लंबाई लगभग, प्रभावकारी लंबाई 1 मीटर हो, तो उसका आवर्तकाल लगभग 2 सेकंड होता है। अगर हम अनंत लंबाई का सरल लोलक ले लें, इनफाइनाइट लेंथ का सिंपल पेंडुलम ले लें, तो उसका आवर्तकाल इनफाइनाइट नहीं होगा, अनंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके लिए देखेंगे। ये कोई सिंपल पेंडुलम है, हमने लिया हुआ है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, इसको हम एक्स डिस्प्लेसमेंट दे के छोड़ देंगे। एक्स डिस्प्लेसमेंट देने पर इसका भार अर्थ के सेंटर की ओर काम करेगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करेगा। तो ये जो एंगल बना रहा है थीटा, तो mg cos थीटा रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, जो कि इसको अपनी मेन पोजीशन में ले आकर रखेगा। mg sin थीटा ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स माइनस mg cos थीटा आ गया। और cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, cos थीटा इक्वल टू x/re। चूंकि ये पृथ्वी के बहुत समीप है हमारा सिंपल पेंडुलम, यानी बॉब हमारा पृथ्वी के बहुत ही नजदीक है, इसलिए हम पृथ्वी की त्रिज्या ले सकते हैं। ये x/re हमारा ये आ गया, cos थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे, माइनस mg x/re। इस फोर्स के कारण हमारा जो बॉब है वो क्या करेगा, ए त्वरण से अपनी मध्यमान स्थिति की ओर जाएगा, यानी मीन पोजीशन की ओर ए एक्सेलरेशन से जाएगा। अगर m बॉब का मास है तो बॉब पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, ma। तो बॉब पर नेट फोर्स ma लगा, क्योंकि ये फोर्स किस लिए लगा, रिस्टोरिंग फोर्स के कारण ही लगा, तो इसलिए हम इसको बराबर कर देंगे, ma इक्वल टू माइनस mg x/re। ए की वैल्यू आ गई माइनस g/re इंटू एक्स। और इसको सरल आवर्त गति के मानक समीकरण से तुलना करने पर, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, g/re, ओमेगा हम जानते हैं 2π/t होता है, तो t के लिए सॉल्व करेंगे, 2π स्क्वायर रूट ऑफ re/g। re और g की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हम जानते हैं, तो इसको इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले में, t इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ re/g। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये लगभग 84.6 मिनट इसकी वैल्यू आती है। तो ये सिद्ध होता है कि अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है। यानी अगर हमारे सिंपल पेंडुलम की लेंथ इनफाइनाइट हो जाए तो उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट नहीं होता, बल्कि 84.6 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कैपिटल जी से लिखते हैं, उसकी वैल्यू है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैल्यू ऑफ जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान चंद्रमा पर कितना होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान चंद्रमा पर निकाला जा सकता है, g' इक्वल टू GMM यानी मास ऑफ मून अपान RM का स्क्वायर। और इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे, हम देख रहे हैं मास ऑफ मून 0.0123 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, ये वैल्यू रखेंगे। रेडियस ऑफ मून 0.27 ये रखेंगे। तो दोनों वैल्यू रखने के बाद हमारा जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण आता है वो पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। यानी चंद्रमा पर जाने पर मून पर गुरुत्वीय त्वरण 1/6 ही रह जाता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है, मून पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो सिंपल पेंडुलम में स्ट्रिंग यूज हो रहा है या धागा यूज हो रहा है वो कैसा होना चाहिए। तो
हमारा जो स्ट्रिंग है वो वेटलेस होना चाहिए, भारहीन होना चाहिए, थिन होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, यानी पतला होना चाहिए, और ये इतना मजबूत होना चाहिए कि इसकी लंबाई हम बॉब को हैंग कर दें तो इस धागे की लंबाई बढ़नी नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये धागा हमारा इतनी प्रॉपर्टीज वाला होना चाहिए। तो यानी धागा हमारा भारहीन होना चाहिए, वेटलेस होना चाहिए, थिन होना चाहिए, एक्सटेंसिबल होना चाहिए और इसमें ऐठन नहीं होना चाहिए, ताकि बॉब रोटेशन न कर सके, यानी गोलक हमारा रोटेशन न कर सके, केवल वो दोलन करे। तो इस तरह का हमारा स्ट्रिंग या धागा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉब इज स्फेरिकल, यानी हमारा जो गोलक होता है वो गोला ही क्यों होता है? इसका आंसर है क्योंकि जब भी ये हम इसको दोलन कराएंगे बॉब को, तो बॉब हवा के विरुद्ध उसमें रेजिस्टेंस लगता है, यानी ये गति करता है, तो एयर के कारण उसकी गति का विरोध होता है। बॉब का शेप हम स्फेरिकल रखते हैं तो उसमें न्यूनतम प्रतिरोध होता है वायु के कारण और वो इजीली गति करता है। तो एयर रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम, यानी वायु के कारण जो भी प्रतिरोध लग रहा है हमारे बॉब पर वो मिनिमम होना चाहिए। तो स्फेयर शेप के लिए सबसे मिनिमम होता है, किसी अन्य शेप के लिए वो मिनिमम नहीं रह जाता, तो इसलिए हम स्फेरिकल या बॉल के शेप में ही लेते हैं इसको। नेक्स्ट है टाइम पीरियड एट सेंटर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के केंद्र पर सरलोलक का आवर्तकाल क्या होगा? हम जानते हैं पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर हमारा गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है, इसलिए हमारा टाइम पीरियड जी की वैल्यू 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट आ गया, यानी एक ऑसिलेशन कभी पूरा नहीं होगा। टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मतलब एक दोलन कभी पूरा नहीं हो सकता। तो ये कहलाता है, ये सिचुएशन हो गई हमारी, अर्थ के सेंटर पर सिंपल पेंडुलम दोलन नहीं करेगा। अब आते हैं इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर। इसमें हम एक बॉल लेंगे, बॉल अंदर से हॉलो है, तो हम हॉलो बॉल लेंगे, हॉलो स्फीयर, और इसमें वाटर भर देंगे और बॉल को हम वाटर से यानी पानी से भरी हुई बॉल में नीचे की ओर एक होल बना देंगे, होल से हमारा पानी गिरता रहेगा। अब इस सिंपल पेंडुलम का यानी इस सरलोलक का आवर्तकाल क्या होगा, इसकी गणना करेंगे। शुरू में जब वाटर पूरी तरह से फिल्ड है तो इसका आवर्तकाल वही होगा जो क्योंकि इसकी लेंथ हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है वो इसका गुरुत्व केंद्र एकदम सेंटर में है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ एकदम बीच में आ गई, तो इसका टाइम पीरियड हमारा इस इफेक्टिव लेंथ के कारण ही आएगा। जैसे जैसे पानी इसमें से गिरता जाएगा हमारा जी नीचे की ओर शिफ्ट होता जाएगा। पानी यहां नीचे से गिर रहा है तो पानी का लेवल यहां तक आ गया, जी की वैल्यू नीचे आ गई थोड़ी सी, और पानी का लेवल नीचे आएगा, जी की वैल्यू और नीचे शिफ्ट होती चली जाएगी। तो यानी गुरुत्व केंद्र नीचे शिफ्ट होता जा रहा है, इफेक्टिव लेंथ बढ़ रही है। तो इस कारण से इफेक्टिव लेंथ बढ़ने के कारण से हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे पानी गिरता जाएगा आवर्तकाल इंक्रीज करता जाएगा, और जब पानी पूरी तरह से गिर जाएगा तो जो बॉल का गुरुत्व केंद्र है वो यहां पर पहुंच जाएगा एकदम सेंटर में। तो इस कारण से इफेक्टिव लेंथ फिर से अपनी पहली पोजीशन एक्वायर कर लेगा। तो इसका मतलब शुरू में टी जितना था, अब पानी धीरे धीरे गिरते गिरते टी बढ़ेगा, यानी आवर्तकाल बढ़ता जाएगा, और फिर बाद में अपनी इनिशियल वैल्यू पर ही फिर आवर्तकाल पहुंच जाएगा, यानी ओरिजिनल वैल्यू पर आवर्तकाल पहुंच जाएगा। अब इसी वैल्यू से इसी समय से इस सिंपल पेंडुलम के दोलन होंगे। नेक्स्ट केस लेंगे, एक कोई बॉय है वो झूला झूल रहा है, तो दो सिचुएशन है, वो झूले पर बैठा हुआ है। अगर वो झूले पर बैठा हुआ है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो नीचे की ओर रहेगा, तो जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इस कारण से उसका टाइम पीरियड जो भी आएगा, अगर वो दूसरे केस में खड़ा हो गया तो इसका गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ऊपर की ओर चला जाएगा थोड़ा सा, तो जो इफेक्टिव लेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो इस केस में इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज कर जाने के कारण टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल भी घटेगा।
तो पहले केस में आवर्तकाल ज़्यादा होगा इस केस में, दूसरे केस में आवर्तकाल डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो उसका झूले का आवर्तकाल ज़्यादा होगा, अगर व्यक्ति खड़ा हो गया तो झूले का आवर्तकाल डिक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन हो गई हमारी। इफेक्टिव लेंथ दूसरे केस में कम हो जाने के कारण हमारा टाइम पीरियड डिक्रीज कर गया। फिर आता है हम अपने सिंपल पेंडुलम को वाटर में या किसी लिक्विड में ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दें, यानी हमारा सिंपल पेंडुलम पानी के अंदर हो, तब क्या होगा, उसका जो इफेक्टिव गुरुत्वीय त्वरण होगा पानी के अंदर गोले पर लगने वाला या बॉब पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा अपान रो। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर यानी पानी का घनत्व, और रो बॉब का घनत्व यानी गोलक, हमारे सिंपल पेंडुलम के गोलक का घनत्व है। तो इस कारण से जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी पानी में डालने से। हमारा सरल लोलक पानी में डालने से गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कम हो गई इफेक्टिव, और फिर इस कारण से जब गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कम होती है तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ जाती है। तो पानी में सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। टी ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड वाटर विल इंक्रीज्ड। अगर हमारा सिंपल पेंडुलम लिफ्ट में है तो उसकी गति कैसे प्रभावित होगी उसके लिए देखते हैं। तो लिफ्ट में दो केसेस हैं। अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो हम लिफ्ट में पोजीशन देखेंगे। लिफ्ट में mg गोलक का जो भार होता है वो नीचे की ओर काम करेगा। कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका भार नीचे की ओर काम करेगा, रिएक्शन ऊपर की ओर काम करेगी, और लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, जो फोर्स लगेगा लिफ्ट पर ma होगा, तो r माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। आर की वैल्यू क्या हो गई, रिएक्शन, टोटल रिएक्शन mg प्लस एम ए, और फिर इस तरह से जी डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, जी डैश इक्वल टू जी प्लस ए। तो यानी जो इफेक्टिव गुरुत्वीय त्वरण है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस कारण से गुरुत्वीय त्वरण लिफ्ट जब हमारी ऊपर जाएगी गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। गुरुत्वीय त्वरण इंक्रीज करने के कारण सरल लोलक का आवर्तकाल डिक्रीज करेगा। यानी लिफ्ट जब ऊपर की ओर जा रही है ए त्वरण से तो सरल लोलक का आवर्तकाल डिक्रीज करेगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण बढ़ गया इफेक्टिव। और लिफ्ट जब नीचे की ओर आ रही है, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है तो जो फोर्स लगेगा एम ए वो इक्वल टू होगा एम जी माइनस आर। चूंकि ये त्वरण नीचे की ओर है तो एम जी माइनस आर यही नेट फोर्स होगा एम ए। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी माइनस एम ए, यानी एम जी डैश इक्वल टू एम जी माइनस ए, एम से एम कट गया, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ए। और इस तरह से लिफ्ट जब हमारी नीचे की ओर जा रही है तो इफेक्टिव गुरुत्वीय त्वरण डिक्रीज कर गया। इफेक्टिव गुरुत्वीय त्वरण डिक्रीज कर जाने के कारण टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से लिफ्ट जब नीचे की ओर आएगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या इंक्रीज करेगा, और लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाती है तो टाइम पीरियड डिक्रीज करता है या घटता है। और फिर टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी सरल आवर्त गति करते हुए सिंपल पेंडुलम की कुल ऊर्जा ये कितनी होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। टोटल एनर्जी हमेशा या कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी जब तक ए कांस्टेंट है, यानी आयाम एक और अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड अगर डिक्रीज नहीं कर रहा है या कांस्टेंट है तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी ऑसिलेशन की, सिंपल पेंडुलम की। और अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है टोटल एनर्जी भी टाइम के साथ डिक्रीज करेगी। अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सदैव बदलती रहेंगी क्योंकि ये वाई पर डिपेंड कर रही है, और टोटल एनर्जी वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पर, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा। और
वाई पर डिपेंड होने के कारण कभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, कभी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो यानी गतिज ऊर्जा सरल लोलक की अधिकतम होती है जब वो मध्यमान स्थिति में होता है, और स्थिर ऊर्जा अधिकतम होती है जब वो किसी एक साइड में अधिकतम दूरी तय कर लेता है। तो इस तरह से जब भी सरल सिंपल पेंडुलम मध्यमान स्थिति से एक ओर जाता है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, अपनी मीन पोजीशन पर आता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। फिर दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर आएगा काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी मिडिल में। एक समान गति से नीचे आती हुई लिफ्ट में दोलन आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम जानते हैं एक समान गति से अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसका त्वरण जीरो होता है। तो इस केस में जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ए की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, तो इसलिए गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस तरह से दोलन काल यानी आवर्त काल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरल लोलक के दोलनों को निर्वात में कराया जाए यानी वैक्यूम ले लिया जाए तो वैक्यूम के कारण दोलनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम जानते हैं एयर के फ्रिक्शन के कारण सरल लोलक के दोलनों के आयाम सदैव लगातार घटते रहते हैं। अगर एयर ही नहीं है तो दोलनों के आयाम सदैव स्थिर रहेंगे, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वहां जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से वैक्यूम में हम दोलन कराएंगे, सरल लोलक के दोलनों के आयाम सदैव स्थिर रहेंगे, कांस्टेंट बने रहेंगे। और अगर एयर में हम दोलन कराते हैं तो जो उसके ऑसिलेशन है वो डैम्ड ऑसिलेशन है, अवमंदित दोलन, और अवमंदित दोलनों के आयाम सदैव समय के साथ घटते चले जाते हैं। क्वेश्चन, क्या अंतरिक्षयान के भीतर दोलन हो सकते हैं? यानी स्पेस शिप है हमारे पास, उसके अंदर ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर सकता है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमारी जो स्पेस शिप होती है अंतरिक्षयान, इसके अंदर रिएक्शन जीरो होती है। तो इस कारण से गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू जीरो हो गई। तो जब गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू जीरो होगी तो उसमें जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में सरल लोलक के दोलनों का क्या प्रभाव होगा? मुक्त रूप से जब लिफ्ट गिरेगी यानी फ्री फॉल होगा लिफ्ट का, तो इस केस में गुरुत्वीय त्वरण जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि जी एक्सेलरेशन से लिफ्ट गिर रही है नीचे की ओर, और जो रिएक्शन लगेगी लिफ्ट के अंदर वो जीरो हो जाएगी। तो इस कारण से जी डैश इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और जब गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी वो कभी भी एक दोलन पूरा नहीं करेगा, यानी दोलन नहीं होंगे या ऑसिलेशन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल लोलक का दोलन विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर सिंपल पेंडुलम को रखा जाए, और दूसरा ऐसा ही सिंपल पेंडुलम ध्रुवों पर रखा जाए यानी पोल्स पर रखा जाए, तो कहां पर आवर्तकाल अधिक होगा? तो हम जानते हैं ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। तो इसलिए जो हमारा आवर्तकाल आएगा इक्वेटर पर, जी की वैल्यू मिनिमम होने के कारण आवर्तकाल इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, और ध्रुवों पर जी का मान अधिक होने के कारण आवर्तकाल इसका सरल लोलक का कम हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर सेकंड पेंडुलम की लंबाई कितनी होगी? यानी लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम एट मून सरफेस। चंद्रमा की सतह पर सेकंड पेंडुलम की लंबाई कितनी होती है? इसकी वैल्यू g/6 जो हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला है। तो टाइम पीरियड के फार्मूले में हम जी की वैल्यू g/6 रखेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। तो एल की वैल्यू हमारी टी की वैल्यू 2 सेकंड रखेंगे, सेकंड पेंडुलम है, और फिर एल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो एल की वैल्यू 0.165 मीटर आएगी, यानी 16.5 सेंटीमीटर। ये सेकंड पेंडुलम चंद्रमा पर आएगा, इसकी लेंथ।